मैंने 1999 में स्कॉलर बैच का जो कंसेप्ट है वो पूना में पहली बार इम्प्लीमेंट किया और आज उसके असरात सारे मुल्क में नज़र आ रहे हैं। मैं उसके डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि इस स्कॉलर बैच के ज़रिए कितने इंजीनियर बने, कितने डॉक्टर बने, कितने डेंटिस्ट बने, कितने फार्मासिस्ट बने, क्योंकि वो बनना लाजमी था कि आज अगर एक मेडिकल कॉलेज अगर खोलना है तो 25 एकड़ जमीन और 100 करोड़ रुपए की लागत, ये दो चीजों की जरूरत होती है। इसके बावजूद समझो किसी शेख साहब ने, खान साहब ने अगर उसकी तैयारी भी की तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए जो ट्रेन मैन पावर लगता है, जो मैनेजमेंट लगता है, इसकी भी कमी या खामी अभी भी हम लोगों के अंदर है। तो इन दोनों चीजों को पूरा होने तक क्या करना चाहिए? तो बेहतरीन तरीकेकार यह है कि कॉलेज किसी का भी हो, एडमिशन अपने बच्चों को मिलवाने के लिए उनको ट्रेन किया जाए और उसी सोच के तहत हमने पूना में स्कॉलर बैच का कंसेप्ट शुरू किया, उसको अमल में लाया। और ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन माइक्रो प्लानिंग करना, चीजों को डिटेल में जाकर सोचना, ये मुस्लिम माशरे में अभी तक पहुंचा नहीं है। रिसर्च करना, ये अभी तक हम लोगों के खून में नहीं आया है। और ये दोनों जो चीजें हैं, ये जब तक हम अपनाते नहीं तब तक हम लोग कम से कम वक्त में, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा नहीं पहुंचा सकते। और इसलिए हम लोगों ने इसका रिसर्च किया। और क्या रिसर्च? आप यहां पे सीनियर टीचर्स हैं, जूनियर टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, एजुकेशन के फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं, ये सब जानते हैं कि आज जो भी एजुकेशन होता है 365 दिन में 180 दिन का होता है। 52 संडे निकाल दीजिए, सैटरडेज निकाल दीजिए, हॉलीडेज निकाल दीजिए, लोकल हॉलीडेज निकाल दीजिए, साथ ही साथ दशहरे की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टी है, मई की, अप्रैल की छुट्टी है, सबको अगर डिडक्ट करें, ऑफिशियली 180 दिन काम होना चाहिए। और उसमें 75% अगर कोई हाजिरी लगाता है तो वो इनफ कंप्लायंस है हाजिरी का, यानी उसने पूरी हाजिरी लगा दी। ये हो गया ऑफिशियल मामला। फिर अपना अनऑफिशियल मामला होता है। एसएससी का रिजल्ट हो गया, सर्टिफिकेट्स ला रहे, मार्क्स ला रहे, एडमिशन हो रहे, कंसल्ट कर रहे, ये सब होते होते 1 महीना जाता है। और 1 महीने के बाद 11वीं का साइंस का क्लास शुरू होता है। और ये सारी चीजों को अगर देखें तो 1 साल में 365 दिन में 140 दिन का सचमुच काम होता है। और 140 दिन का जिस कॉलेज में काम होता है वो बेहतरीन कॉलेज समझा जाता है। क्या मुस्लिम माशरे को 1 साल का काम 6 महीने में करना चाहिए? क्या 6 महीने का काम 1 साल में करना चाहिए? अगर हम ये मानते हैं कि हमारा बैकलॉग है,
हम दूसरे तबकों से 10 साल, 20 साल, 50 साल पीछे हैं। हमारे पास वसाइल कम हैं, हमारे पास अच्छे टीचरों की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। ये सारी चीजों को जानने के बाद दिमाग ये कहता है कि कम से कम वक्त में मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त में कम से कम काम करने वाला मामला अपने को छोड़ना चाहिए। और ये इतनी सिंपल चीजें हैं कि जिसके लिए सिर्फ कैलेंडर अगले साल का अगर हम सामने लेकर रखते हैं और अपनी चीजों को माइक्रो प्लानिंग करते हैं, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, टीचर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। कौन सा मां बाप है कि नहीं चाहता कि अपना बच्चा आगे बढ़े? हर मां बाप चाहता है कि अपना बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन उनको डायरेक्शन, गाइडेंस, सपोर्ट, एनकरेजमेंट नहीं मिलती और इसी के वजह से बच्चों को वो प्रॉपर गाइडेंस दे नहीं सकते। ये भी बात मानी गई है और आप सबको इस बात को मानना पड़ेगा, हर कौमों में, हर जात, हर प्रांत, हर भाषा के लोगों में 15% ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। फिर वो बैकवर्ड क्लास हो, एडवांस क्लास हो, ब्राह्मीण हो, मराठा हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, साड़ी हो, माड़ी हो, कोड़ी हो या तेली हो, सब जगह 15% बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। फर्क इतना ही है, कुछ कौमें अपने ब्रिलियंट बच्चों को प्रमोट करती हैं और कुछ कौमें अपने ब्रिलियंट बच्चों को वेस्ट करती हैं, और वो वेस्ट करने वालों में हमारा नंबर 1 पे है। और जो कौमें अपने ब्रिलियंट बच्चों के टैलेंट को वेस्ट करती हैं, वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। और इस वेस्टेज को रोकने के लिए, प्लान तरीके से काम करने के लिए आप लोगों को ना शिवसेना ने रोका है, ना बीजेपी ने एजिटेशन शुरू किया है, ना आरएसएस वालों की परमिशन की जरूरत है, कुछ नहीं। सिर्फ खुद को प्लानिंग करने की जरूरत है, खुद को इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत है। हमको आगे बढ़ने के लिए हम प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं और उसके फेल्यूर को हम जस्टिफाई इस तरीके से करते हैं कि इस मुल्क में जातिवाद है, इस मुल्क में प्रांतवाद है, भाषावाद है। हमारा यह कहना है कि जो लोग फर्स्ट क्लास होते हैं, डिस्टिंक्शन वाले होते हैं, वो कभी कंप्लेंट नहीं करते हैं। थर्ड क्लास लोग सिर्फ कंप्लेंट करते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते कि हम थर्ड क्लास हैं। इसके लिए दूसरों को ब्लेम करना उनकी ड्यूटी हो जाती है। तो हम इन चीजों को सामने रखकर 1997 में मैंने स्टैटिस्टिक्स जमा किए कि एसएससी के एग्जामिनेशन में किसी भी मीडियम का मुस्लिम बच्चा 80% से ज्यादा मार्क लेके महाराष्ट्र के 8 डिवीजन बोर्ड में कितने बच्चे पास होते हैं? तो हमारे पास उसका स्टैटिस्टिक्स आया 1400 से 1600 बच्चे सारे मीडियम के 1997 में 80% से ऊपर मार्क्स लेके पास होते हैं। आमतौर पर 80% से ऊपर मार्क लेके पास होने वाला बच्चा साइंस में जाता है 11th एंड 12th में। तो हमने 1990 के अंदर 1999 में उसका भी सर्वे लिया कि 1400 टैलेंटेड बच्चे इस महाराष्ट्र में 80% एंड अबव मार्क्स लेने वाले थे। तो 12वीं साइंस में 80% के ऊपर मार्क लेने वाले इन बच्चों में से कितने बच्चे आगे बढ़े? 200। कितने बच्चे बढ़े? 200। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास टैलेंट था और रास्ते में किधर खो गया। अब एक तरीके का यह है कि कैसा खो गया इसके ऊपर भाषणबाजी करना और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है उसको कोसना, गाली देना। दूसरा तरीकेकार है
कि इन टैलेंट को आने वाले दिनों में वेस्ट नहीं होने के लिए क्या प्लान करना चाहिए। तो हमने इस तरीके से इस स्कीम को शुरू किया कि इन बच्चों को पूना पे लाया जाए और वहां पर 2 साल हॉस्टल में रखा जाए 11th एंड 12th साइंस पढ़ाने के लिए, दोनों पीसीबी एंड पीसीएम। पूरे महाराष्ट्र में मैं घूमा, गांव गांव में गया, न्यूज़पेपर के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, सोशल वर्कर्स के जरिए हमने इस स्कीम की डिस्कशन की और पूना में 1999 में हमने एक एंट्रेंस टेस्ट लिया 100 बच्चों को एडमिशन हमारे कैंपस में देने के लिए और 1100 बच्चों ने उस टेस्ट को अपीयर किया और उसमें जो टॉप के बच्चे हैं 100 हमने उनको सिलेक्ट किया और पूना में हमने उनका 11वीं साइंस और 12वीं साइंस पूरा किया। इस स्कीम के लिए रहना और खाना फ्री और कोई फी नहीं, ये भी हमने उस वक्त में कंडीशन रखी थी। कोई करोड़ोंपति का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, उससे कुछ नहीं लिया जाएगा। करोड़ोंपति का बच्चा है इसके लिए उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, या गरीब का बच्चा है इसके लिए उसको एडमिशन से दूर नहीं रखा जाएगा, मेरिट के ऊपर उसको एडमिशन दिया जाएगा। क्योंकि मेरिट जो है ये किसी की भी मक्तेदारी नहीं है। किसी छोटे गांव से बहुत ब्रिलियंट बच्चा बाहर निकल सकता है। हो सकता है कि बड़े बड़े नवाबों के घर में, बड़े बड़े इनामदारों के, जागीरदारों के घर में डफर्स निकलेंगे। तो हमने मेरिट की बुनियाद को पकड़कर 100 बच्चों को एडमिशन दिया और क्या प्लानिंग किया, जो आप यहां पे टीचर हैं उसको बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। 6 महीने में जो आप अभी भी कर रहे हैं, 100 साल से करते आ रहे हैं, 6 महीने ही स्टडी होती है, तो हमने 6 महीने में 11वीं साइंस पूरा कर लिया और दूसरे 6 महीने में 12वीं साइंस को पूरा कर लिया और 1 साल तक हम उनका रिवीजन करते थे। और आप जानते हैं कि एसएससी की जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, उसको क्या प्रिपरेटरी बोलते हैं, यहां पे क्या बोलते हैं, प्रिलिम एग्जाम जो होती है ये दिसंबर में या नवंबर में या जनवरी में होती है हर स्कूल में, और मार्च में आमतौर पर एसएससी की एग्जामिनेशन 3rd वीक में होती है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं उनको उसके बाद में जो छुट्टियां देकर एडिशनल प्रिपरेशन होती है उसमें 3 से 4% मार्क का वो फर्क करते हैं। 1 महीने के ट्रेनिंग में, 1 महीने के रिवीजन में, 1 महीने के कॉन्सेंट्रेटेड प्लानिंग में 3 से 4% का डिफरेंस वो बच्चे करते हैं। अगर 1 साल का रिवीजन हुआ तो क्या होगा, और कुछ नहीं कर रहे। 12 महीने और दूसरे 12 महीने बच्चों को हमने हमारे ताबे में रखा है। सिर्फ ईद की 1-2 दिन की छुट्टी 2 साल में, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है, खास करके बच्चों को और पेरेंट्स को, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेने पड़ते हैं। गैर मामूली चीज को अगर अचीव करना है, आपके 10 पीढ़ी में जो नहीं हुआ है और आने वाले 5 पीढ़ी में जो नहीं होने वाला है, उसको अगर पाना है तो मामूली कदम उठा के नहीं चलता, उसको गैर मामूली ही कदम उठाना पड़ता है। 5 बजे उठना पड़ता, रात के 10 बजे ही सोना पड़ता है। और इसी तरीके से हम लोगों ने उनका सुबह के 5 बजे से रात के 10 बजे तक का प्रोग्राम बनाया। और फजर की नमाज में मेरा चैलेंज है, हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में फजर की नमाज को इतने नौजवान जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो आजम कैंपस की मस्जिद है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता,
लेकिन आप जानते हैं कि फज्र की नमाज में कितने नौजवान नमाज के लिए आते हैं?